है अगला चैप्टर है ध्वनि तरंगे। कौन चैप्टर है? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग या ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंग क्या है? वायु में अनुदैर्ध्य है, जबकि द्रव की सतह पर अनुप्रस्थ है। जबकि द्रव की सतह पर क्या है? अनुप्रस्थ है, तथा द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य है। द्रव के अंदर क्या है? अनुदैर्ध्य है, तथा ठोस में अनुप्रस्थ है। ठोस में क्या है? अनुप्रस्थ है और अनुदैर्ध्य दोनों है। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों है। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति। अपस्रव तरंगे। अब अपस्रव तरंगे इंफ्रासोनिक वेव। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपस्रव तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं उसको कुत्ता चमगादड़ सुन सकता है। ठीक है। अब श्रव्य तरंगे, यानी श्रव्य तरंगे क्या होता है? ऑडिएबल वेव जिसे बोलते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज से बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। ठीक है। प्राश्रव्य तरंगे, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव। 20,000 से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य कान इसे सुन नहीं सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा दाब विद्युत प्रवाह की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों के उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इसमें क्या होती है? बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। ठीक है। अब आता है प्राश्रव्य तरंगों के उपयोग। संकेत भेजने में। प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किसमें? संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। तीसरा है कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों को पुर्जों को साफ करने में, और काल कारखानों की चिमनियों से काली हटाने में प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब दूध के अंदर की हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, ठीक है, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। भ्रूण की जांच करने में, गुर्दा में बनने वाली पथरी की जांच करने में तथा उसे तोड़ने में किया जाता है। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। अब ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 1482 मीटर पर सेकेंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। जब ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का चाल एवं तरंग दर बदल जाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दर क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, यानी किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है किस फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। माध्यम ध्वनि की चाल मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, वायु का जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वायु की चाल कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन की चाल कितना है? 1269 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 1269 मीटर पर। कार्बन डाइऑक्साइड का चाल कितना है? 260। कितना है? 260 मीटर पर सेकेंड। भाप का यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 405 मीटर पर सेकेंड। यानी भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाल कितना होता है? 405 मीटर पर सेकेंड। अल्कोहल का चाल कितना है? 1213 किलोमीटर। जल का जो ध्वनि चाल है 1483 है। कितना है? 1483 किलोमीटर। समुद्री जल का क्या है? 1533 किलोमीटर। क्या है? 1533 किलोमीटर, सॉरी 1533 मीटर पर सेकेंड है। अब है
पारा का समुद्री चाल मीटर 1450 मीटर पर सेकेंड है। यानी हवा निर्वात में कितना है, जो पारा का चाल 1450 मीटर पर सेकेंड। लोहे में ध्वनि की चाल कितना है, 5130 मीटर पर सेकेंड है। कांच में निर्वात में चाल कितना है, 5640 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में कितना है, 6420 मीटर पर सेकेंड। कितना है, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड है। चलिए अब आगे देखते हैं। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ताप के स्थिर रहने पर हवा में ध्वनि की चाल हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता है। ताप के स्थिर रहने पर हवा में ध्वनि की चाल हवा में दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात दाब घटने या बढ़ने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। दाब कितना बढ़े तो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, यानी स्थिर दाब पर गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। जो ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, स्थिर दाब पर गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। V प्रोपोर्शनल टू रूट टी, V प्रोपोर्शनल टू रूट टू। यानी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यानी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। अब ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। यानी आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। यानी आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, अर्थात आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। अब है गैस के अणुभार का प्रभाव। गैसों के अणुभार का प्रभाव। गैसों का अणुभार बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है। गैसों का अणुभार बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है तथा घटने से बढ़ती है। घटने से बढ़ती है। V प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर 1/m, जहाँ m गैसों का अणुभार है। जहाँ m क्या है, गैसों का अणुभार है। प्रत्यास्थ प्रभाव। प्रत्यास्थ के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। प्रत्यास्थ के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है। प्रत्यास्था। ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस, सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ध्वनि की चाल ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ठोस द्रव गैस। निर्वात में प्रत्यास्था शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात में प्रत्यास्था शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अब ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। ध्वनि के मुख्यतः कितने लक्षण होते हैं, 3 लक्षण होते हैं। प्रबलता, तारत्व और गुणवत्ता। प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है। प्रबलता जो होता है ध्वनि का क्या होता है, अभिलक्षण है, जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। यानी ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने की मात्रा क्या है, फोन है। अब है तारत्व। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। जिससे ध्वनि की मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। एवं ध्वनि पतली होती है। ध्वनि क्या होती है, पतली होती है।
वहीं आवृत्ति कम होने पर तारतम्य तो कम होता है, आवृत्ति क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। और ध्वनि मोटी होती है, ध्वनि क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ग्रेव मोटी हो जाती है। अब आता है गुणता। क्या है गुणता? ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारतम्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होती है। क्या होती है, प्रतीत होती है, गुणता कहलाता है। यानी ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारतम्य की ध्वनियों का अंतर प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, गुणता कहते हैं। अब ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है। यानी ध्वनि की गुणवत्ता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता, माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। यानी ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त करने का मात्रक क्या होता है, बेल है। ठीक है। अब है ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को किसमें, वाट पर मीटर में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, बेल एक क्या है, बड़ा मात्रक है, अर्थात व्यवहार में इसे छोटा मात्रक डेसिबल प्रयुक्त होता है, जो बेल का 10वां भाग होता है। जो बेल का क्या होता है, 10वां भाग होता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है अनुमति युग शोर के स्वर, अनुमति युग शोर के स्वर, क्षेत्र और शोर स्तर। समान श्वास, क्या है, समान श्वास 10 डेसिबल, समान श्वास कितना है, 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट कितना, 30 डेसिबल। शांत क्षेत्र जो है 50 डेसिबल, शांत क्षेत्र क्या है, 50 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र कितना है, 55 डेसिबल, आवासीय डेसिबल कितना है, 55 डेसिबल। समान वार्तालाप कितना है, 60 डेसिबल, समान वार्तालाप कितना है, 60 डेसिबल। व्यापारिक क्षेत्र क्या है, 65 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र कितना है, 65 डेसिबल। व्यस्त यातायात कितना है, 70 डेसिबल, व्यस्त यातायात कितना है, 70 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र कितना है, 70 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र कितना है, 70 डेसिबल। औसत फैक्ट्री कितना है, 80 डेसिबल, औसत फैक्ट्री कितना है, 80 डेसिबल। अब है नोट आते हैं। अब है नोट। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा 95 डेसिबल है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना है, 95 डेसिबल। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शरीर के लिए कष्टदायक होता है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि शरीर के लिए क्या होता है, कष्टदायक होता है। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध, प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध। प्रबलता लॉग आई, प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, जहां आई क्या, ध्वनि की तीव्रता है। ठीक है। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर। इससे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अनुमति योग्य शोर के स्तर, क्षेत्र और शोर। समान श्वास कितना के, 10 डेसिबल में। मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल, समान वार्तालाप में 60 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल, व्यस्त यातायात के लिए 70 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 70 डेसिबल। अब है औसत फैक्ट्री के लिए 80 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं प्रबलता क्या है, प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर। प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है।
प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिणाम है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। क्या प्रति सेकंड गुजरती है। प्रबलता चेतन संबंधी ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। ध्वनि की तीव्रता क्या है, वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता को मापा नहीं जा सकता है। अब प्रबलता सुनने वाले को कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले को कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले को कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब नोट में है, ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। यानी ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करता है। अब है प्रतिध्वनि इको, यानी जब ध्वनि तरंगों दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर यानी 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब कान पर ध्वनि का प्रबलता 1/10 सेकेंड तक रहता है। कान पर ध्वनि की प्रबलता कितना होता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। नोट है, यदि ध्वनि तरंगे किसी दृढ़ सतह से टकराकर परावर्तित होती है तो ध्वनि की कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ध्वनि के परावर्तन के फलस्वरूप उसके तीव्रता और आयाम में कमी होती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ध्वनि की अपवर्तनांक के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अब है अनुरणन रिजर्वेशन, यानी किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। यह बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का अस्थायित्व होता है वह अनुरणन कहलाता है। यह अवांछनीय होता है। यह क्या होता है, अवांछनीय होता है, क्योंकि अत्यधिक अनुरणन के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। क्या होता है, स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। अनुरणन कम करने के निम्न उपाय है। अनुरणन कम करने के निम्न उपाय है। पहला है, भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगाए जाते हैं। दूसरा है, सीटों के पदार्थों का चुनाव इसके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर करना होता है। अब है अनुनाद। क्या है, अनुनाद जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर ही क्या करता है, कार्य करता है। अब अमेरिका का ट्रैकोमा पुल अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया था। अमेरिका का ट्रैकोमा जो पुल था अनुनाद के कारण ही क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। सैनिकों की टुकड़ी पुल पार करते समय अनुनाद की स्थिति बचाने के लिए ही कदम मिलाकर नहीं चलते हैं। यानी जब कोई सैनिक टुकड़ी जब पुल पार करती है तो क्या करती है, यानी एक पैर ताल बना के नहीं चलती है। ठीक है। अब है ध्वनि का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है
तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यानी जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है, ठीक है, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगों उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तरह तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होता है। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य जो होता है 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। अब है नोट में। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं क्योंकि ध्वनि का विवर्तन हो जाता है। क्योंकि ध्वनि का क्या हो जाता है? विवर्तन हो जाता है। लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता है। लेकिन प्रकाश का क्या होता है? विवर्तन नहीं होता है। अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी स्टेशनरी वेव्स यानी वैसी तरंगे जो अपनी ही स्थिति स्थान पर फैलती और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, ऐसी तरंग को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। वैसी तरंग जो अपने ही स्थान पर फैलती और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, ऐसी तरंग को अप्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है। अब है अप्रगामी तरंग की विशेषता यह है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है। अप्रगामी तरंग की विशेषता यह है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वह एंटीनोड का निर्माण होता है तथा जहाँ कंपन की तीव्रता शून्य होती है वहाँ नोड का निर्माण होता है। यह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती है। यह जो तरंग होती है अपने साथ क्या करती है? ऊर्जा का वहन नहीं करती है। दो लगातार नोड एंटीनोड के बीच की दूरी λ/2 होता है। दो लगातार नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी λ/2 होता है तथा दो लगातार नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी λ/4 होती है जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। वह तरंग जो आगे बढ़ती है प्रगामी तरंग कहलाती है। वह तरंग जो आगे बढ़ती है वो क्या कहलाती है? प्रगामी तरंग कहलाती है। यह तरंग अपने साथ ऊर्जा को वहन करती है। यह तरंग जो होती है अपने साथ क्या करती है? ऊर्जा का वहन करती है। अब है आर्गन नली, ऑर्गन पाइप। आर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है जहाँ ध्वनि की उत्पत्ति वायु के कंपन के कारण होती है। जहाँ ध्वनि की उत्पत्ति वायु के कंपन के कारण होती है। अब है आर्गन नली में क्या है? आर्गन नली में अब है उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति। उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति n बराबर ध्वनि का वेग बटा ध्वनि का तरंग दर। ध्वनि का वेग बटा ध्वनि का तरंग दर यानी n बराबर क्या होगा? v/λ। क्या होगा? v/λ। अब है आर्गन नली दो प्रकार की होती है। पहला है खुला आर्गन पाइप, दूसरा है बंद आर्गन पाइप। खुला आर्गन पाइप और बंद आर्गन पाइप में अंतर जानते हैं। खुला जो आर्गन पाइप होता है दोनों सिरे खुले रहते हैं तथा दोनों सिरों पर एंटीनोड का निर्माण होता है। ठीक है। और बंद आर्गन पाइप जो होता है इसमें एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला रहता है। बंद सिरे पर नोड तथा खुले सिरे पर एंटीनोड का निर्माण होता है। अब है ओपन ऑर्गन पाइप की ध्वनि सुरीली होती है। ओपन ऑर्गन पाइप की ध्वनि क्या होती है? सुरीली होती है क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों सनादी हार्मोनिक होता है। और इसकी ध्वनि जो होती है सुरीली होती है क्योंकि इसमें केवल विषम सनादी हार्मोनिक होती है। ठीक है। अब आते हैं डॉपलर प्रभाव। कौन आते हैं? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव यानी किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही कहते हैं डॉपलर प्रभाव। यानी जो सुनता है श्रोता उससे दूसरा कोई ध्वनि सुनाता है उसके वास्तविक से
अलग सुनाई पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। अब नोट में है डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी मान है, डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी क्या है, मान है। इसके अनुसार अगर कोई तार पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर विस्थापित होगा। यानी डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी मान है। इसके अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो उसके आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर विस्थापित होगा, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग क्या होगा, लाल की ओर विस्थापित होगा। किधर होगा, लाल की ओर विस्थापित होगा। मैक संख्या, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसकी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को उस वस्तु के उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। अब मैक संख्या यानी किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसकी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। अब है मैक संख्या, पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल, पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल। मैक संख्या छोटा है 1 से अति अध्वनिक पिंड होता है। मैक संख्या 1 ध्वनिक पिंड होता है। मैक संख्या छोटा होगा 1 से प्राध्वनिक पिंड होगा। मैक संख्या अगर बड़ा है 5 से तो अति प्राध्वनिक पिंड होगा। ठीक है। अब है प्रघाती तरंग, शॉक वेव्स, यानी जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है, जब पिंड की चाल यानी वस्तु की चाल क्या होती है, प्राध्वनिक हो जाती है, तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। अब नोट देखते हैं, पराध्वनिक विमान अपने पीछे प्रघाती तरंग या ध्वनि बूम छोड़ता है, इसलिए इसे आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। यानी पराध्वनिक विमान अपने पीछे प्रघाती तरंग या ध्वनि बूम छोड़ता है, इसलिए इसे आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। अब यदि ये काम ऊंचाई पर होंगे तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रघाती तरंगे इमारतों को नुकसान पहुंचाएंगे। उसके प्रघाती जो तरंगे उसको इमारतों को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा 12 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर है 13 नंबर ऊष्मा।